अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक होगा बिजनेस रिपोर्ट्स और आज हम दो रिपोर्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट ऑन ओपनिंग अ कैफेटेरिया इन अ फैक्ट्री प्रीमिसेस एंड सेकंड रिपोर्ट होगी रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन बिजनेस इन सिंध रीजन। यानी कि ये दो रिपोर्ट्स हैं जो हमने लिखनी है। और पहली रिपोर्ट जो है अपनी कैफेटेरिया इन फैक्ट्री प्रीमिसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये रिवाइज की हो जाएगी। आज हमें दोबारा से दोनों ये रिपोर्ट्स जो हैं बिजनेस रिपोर्ट जो हैं इनको दोनों को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ओपनिंग कैफेटेरिया इन कॉलेज प्रीमिसेस या इन फैक्ट्री प्रीमिसेस। सबसे पहले ऊपर जो है वो जिसको रिपोर्ट हमने पेश करनी है उसका एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन हम लिखेंगे। तो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंडा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लिमिटेड लाहौर, ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसने हमें रिपोर्ट के बारे में पूछा था। वो फैक्ट्री एरिया में कैफेटेरिया ओपनिंग करने के बारे में सजेशन, रिकमेंडेशन या इस प्रॉब्लम के बारे में जो हमें एक लेटर दिया था। तो अब हम उसका रिप्लाई यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री लिमिटेड को हम ये रिपोर्ट पेश करेंगे। और रिपोर्ट पेश कौन करेगा? जिसने रिपोर्ट लिखी है, जिसे कहा गया था लिखने का, वो है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रॉम मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, और सब्जेक्ट है ओपनिंग अ कैफेटेरिया इन द फैक्ट्री। और डेट हम डाल देंगे करंट डेट, इस डेट पे हम ये रिपोर्ट कंपोज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये वो डेट हम यहाँ डालेंगे। तो ये तो ऊपर से हमारे ये तीन पार्ट थे जिसमें जिसको रिपोर्ट दी जाएगी उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा, फिर उसके नीचे जिस जो लिख रहा है रिपोर्ट का डेजिग्नेशन होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर डेट होगी। ऐसे आपने सीक्वेंस में ये चार पार्ट लिखने हैं। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन का पैरा जो है वो पैराग्राफ होगा कि ये रिपोर्ट किसने कहा, किस डेट को कहा, उसका नंबर क्या था उस लेटर का, जिस लेटर के तहत ये रिपोर्ट लिखने के बारे में मैनेजर को कहा गया, ये इंट्रोडक्शन होगा। दिस रेफर टू द ऑफिस ऑर्डर नंबर 285। ये अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑर्डर था वो उसका नंबर था 285 और अक्टूबर 25 2012 को ये कहा गया था। तो हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं कि ये रिपोर्ट किसने कही थी लिखने को और कब कही और उसका अनुमान क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो ये पहले पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन दिया। दिस रेफर टू द ऑफिस ऑर्डर नंबर 285 issued by the executive director on October 25, 2012, asking me to find out if opening cafeteria in the premises of factory will be a workable idea। अब ये कहा जा रहा है कि जो लेटर नंबर था वो 285 था और अक्टूबर 25, 2012 को कहा गया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया कि ये आइडिया कैसा रहेगा कि अगर हम एक कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, होटल टाइप जो है वो फैक्ट्री की एरिया में प्रीमिसेस में अगर ओपन कर लें तो ये आइडिया कैसा रहेगा। अब मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके ऊपर रिपोर्ट लिखेगा, मुख्तलिफ उसकी फाइंडिंग आएंगी, उसके बाद वो सजेशन को देगा, फिर रिकमेंडेशन को देगा, फिर प्रॉब्लम को इंडिकेट करने के बाद उसकी सजेशन आएंगी, उसके बाद फिर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो टेक्स्ट विद कंक्लूजन में जो तमाम कहानी हमने बयान करनी है जो एक मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रूव करना है कि कैफेटेरिया बहुत ज़रूरी है। I interviewed a number of our employees and almost all of them have shown their keenness बहुत शौकीन, इश्तियाक के साथ इजहार करना, to have a cafeteria in the factory area। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्प्लॉयज के साथ इंटरव्यू किए जिनमें उनसे पूछा गया कि अगर फैक्ट्री में एक कैफेटेरिया खोला जाए तो उनका क्या ख्यालात था। तो उन्होंने बहुत ही तशनगी जाहिर की, उन्होंने बहुत दिलचस्पी का इजहार किया कि एक फैक्ट्री एरिया में एक जो है वो कैफेटेरिया होना चाहिए। Because of non-availability of a cafeteria in the factory area,
during the lunch and dinner break, they had to rush out to the different tech shops and hotels situated at a distance of about half a mile from the factory. अब प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं कि क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कैफेटेरिया अवेलेबल नहीं है, तो जब लंच और डिनर की ब्रेक होती है तो तक शॉप्स जो इर्द गिर्द हैं उन पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जो कि फैक्ट्री से 1 किलोमीटर के फासले या हाफ किलोमीटर के फासले पर तक शॉप्स मौजूद हैं, उनमें एम्प्लॉयज़ का रश हो जाता है। और ये रश होने की वजह से क्या होता है, फैक्ट्री को इससे क्या फर्क पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम आती है, इसका जवाब वो आप देखते हैं। दिस कॉजेज देम अ ग्रेट इनकन्वीनियंस। ये जो रश है ये उनके लिए बड़ी दुश्वारी का सबब बनता है। हैव नो कन्वेंस इजीली अवेलेबल होता है, और फिर एम्प्लॉयज़ को इन तक शॉप तक जाने के लिए कोई कन्वेंस, कोई गाड़ियाँ भी अवेलेबल नहीं है जिन पर बैठ के वो आसानी से आ जा सके। ये बड़ा प्रॉब्लम और दुश्वारी का सबब बनता है। मोर एवर they usually return late after their lunch and dinner interval, और इसी वजह से जब वो पैदल आते जाते हैं तो वो लेट हो जाते हैं। जो डिनर और लंच का इंटरवल वक्फा आता है, ब्रेक आती है, उसमें वो लेट हो जाते हैं। और आई फील that their demand for a cafeteria on the premises is very much justified. I as such feel that मैं ये मैनेजर एडमिन कहता है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि जो कैफेटेरिया की डिमांड है वो जस्टिफाइड है, वो इंसाफ पे मबनी है, वो इत्मीनान बख्श है कि फैक्ट्री के एक हफ्ते में एक कैफेटेरिया होना चाहिए। ये जो उनकी डिमांड है वो बड़ी जस्टिफाइड है और रीजनेबल है, यानी ये इंसाफ पे मबनी है, उनकी डिमांड जो है वो बड़ी करेक्ट है। Next, third paragraph, I had talks with the management of some other companies also which are providing this facility to their employees. अब मैनेजर एडमिन लिखता है कि मैंने दूसरी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनसे भी बातचीत की है, वो अपने एम्प्लॉइज को कैफेटेरिया की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। They are running their cafeteria on no profit no loss basis and are satisfied that in their way they are helping their workers in getting quality food on cheaper rates. मैनेजर एडमिन कह रहा है कि वो जो दूसरे फैक्ट्रीज वाले हैं जिनसे उन्होंने बातचीत की है, वो कैफेटेरिया नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे चला रहे हैं और इस तरीके से वो मुतमिन हैं, तो एक क्वालिटी की जो खुराक है सस्ते रेट पर अपने वर्कर को फराहम करके उनकी मदद कर रहे हैं। बड़ी जस्टिफाई बात उन्होंने की है, कन्विंस करने की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को की है कि उनकी जो डिमांड है वो भी जस्टिफाई है और इससे दूसरे फैक्ट्रीज वाले वो क्या कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इसकी भी मिलेगा। अब ये 2-3 बातें उन्होंने मुलाजमीन से इंटरव्यू किए, मुलाजमीन ने अपनी दिलचस्पी जाहिर की, उनके प्रॉब्लम डिस्कस किए, और एम्प्लॉय जो लेट आते जाते हैं उससे प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ता है, इससे कंपनी की जो है वो प्रॉफिट अर्निंग वो भी इसमें भी कमी आती है। ये मसाइल थे जिनके ऊपर डिस्कशन की गई। अब जो मैनेजर एडमिन है वो कुछ गुजारिशात, कुछ सिफारिशात जो है वो पेश करेगा जिनकी बुनियाद पर मैनेजमेंट को फैसला करना आसान है। वो क्या है, आइए देखते हैं। सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। In view of my findings, I recommend that मैनेजर एडमिन कहता है कि मेरे ख्याल में मैं जो मेरी फाइंडिंग्स हैं उनके ऊपर मैं ये चंद एक रिकमेंडेशन देता हूँ। नंबर 1, arrangement to start a cafeteria within the factory premises may be made as soon as possible. तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके एक फैक्ट्री एरिया में, एक फैक्ट्री प्रीमिसेस में एक कैफेटेरिया का बंदोबस्त होना चाहिए जिसमें सहूलत दी जानी चाहिए। For this purpose, a small building facilitate the needs of cafeteria be constructed near the main gate of the factory. इस मकसद के लिए फैक्ट्री के मेन गेट, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसके मेन गेट के पास एक
बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए बिल्डिंग को, और उस गेट के पास एक कैफेटेरिया बनाना चाहिए। द फूड स्टफ शुड बी चेक, यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। The food stuff should be checked by the factory management under the supervision of committee to be constituted for this purpose. खाने का जो मायार है वो चेक करने के लिए मैनेजमेंट की कमेटी बनानी चाहिए जो सुपरवाइज करे कि जो खाना मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी। और साथ में लास्ट पॉइंट है कि कंप्लीट सजेशन रजिस्टर कैन बी मेंटेन टू नो व्यू ऑफ द एम्प्लॉइज का पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करने के लिए, उनकी कंप्लेंट्स के लिए, उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए एक कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए, उसमें वो अपनी शिकायत का इंदराज। यहाँ 3 पॉइंट डिस्कस किए गए रिकमेंडेशन और सजेशन थे। तो क्या थे? एक तो फैक्ट्री की प्रीमिसेस में मेन गेट के ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाए जिसको कैफेटेरिया के तौर पे इस्तेमाल किया। फिर एक मैनेजमेंट टीम बनाई जाए जो कि खाने की सुपरविजन करे, उसे चेक करे। और थर्ड एक रजिस्टर होना चाहिए, उसमें एम्प्लॉइज अपनी शिकायत का इंदराज करें। इन की बुनियाद पे जो मैनेजर ने ये रिपोर्ट लिखी, और अब इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या जो हाई अथॉरिटीज है वो ये डिसाइड करेंगे कि एक फैक्ट्री की प्रीमिसेस में एक कैफेटेरिया बना लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिपोर्ट है कि सिंध रीजन में प्लांट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ऑयल मिल का, उसकी अचानक से जो सेल है उसमें डिक्लाइन आ गया है, सेल कम हो गई है उस रीजन में, उस प्लांट की या उस ब्रांच की। उसके ऊपर अब जो जनरल मैनेजर है उसने मैनेजर सेल से एक रिपोर्ट मांगी है, क्या वजूहात हैं कि आपके इस फैक्ट्री की जो सेल है उसमें कमी आ गई है, जिससे उसका प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेट कम हुआ है। जब सेल कम होगी उसकी वजूहात पूछी गई है। प्रॉब्लम है डिक्लाइन ऑफ सेल, डिक्लाइन इन बिजनेस इन सिंध रीजन, उसके ऊपर ये रिपोर्ट दी गई। तो उसी तरीके से जिससे रिपोर्ट पेश की जानी है वो है जनरल मैनेजर सेल्स, हबीब ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंध इंडस्ट्रियल एरिया कराची, और मैनेजर सेल में ये रिपोर्ट पेश करनी है। तो फ्रॉम मैनेजर सेल, सब्जेक्ट है रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन इन बिजनेस इन सिंध रीजन, डेट नवंबर 11 2012। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसी तरीके से कि ये रिपोर्ट किसने कही, किस डेट को कही और किस लेटर नंबर के तहत कहा गया और ऑब्जेक्टिव क्या था इस रिपोर्ट का। तो वो इसमें हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। दिस इज सबमिटेड टू द जनरल मैनेजर सेल्स in accordance with his instructions contained in letter number 311 of October 20, 2007, via which I was required to prepare a report on decline in business in Sindh region. ये जो रिपोर्ट पेश की जा रही है ये जनरल मैनेजर सेल्स के कहने पर और लेटर नंबर 311 के तहत जो 20 अक्टूबर 2007 को लिखा गया, जिसमें एक रिपोर्ट सिंध रीजन में बिजनेस में कमी आई है उसके बारे में वजूहात दरियाफ्त की गई है, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। कोई टेक्स्ट कंक्लूजन, ये रिपोर्ट की बॉडी है, इसमें इंक्वायरी, प्रॉब्लम्स, इंडिकेशंस, फाइंडिंग सब कुछ इसमें शामिल होगा। I visited the sales offices of the mills and almost all the departmental stores situated in the big cities of Sindh, which stock and sell our products. मैनेजर सेल्स कहता है मैंने मिल के तमाम डिपार्टमेंट और जितने बड़े शहर हैं उनमें जितने डिपार्टमेंट स्टोर हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स का को सेल करते हैं और स्टॉक रखते हैं, उनका मैंने दौरा किया। I also had discussion with the agency holder, shopkeeper, members of the public from different walks of life, उनकी जो शोबे में ताल्लुक रखने वाले जनरल पब्लिक, शॉपकीपर्स और एजेंसी होल्डर से मैंने डिस्कशन की, उनसे बहस की उसके बारे में। From the discussions that I had with them, I came to know that till the month of April last, that the sales of our product had been quite satisfactory. तब तक अप्रैल के लास्ट वीक तक मुझे पता चला
कि हमारी जो फैक्ट्री की जो सेल की प्रोडक्ट थी वो बड़ी काबिले इत्मीनान थी, इत्मीनान बख्श थी। It was due to the introduction of new brand of edible oils in the market of Sindh region. फिर क्या हुआ, फिर नया ब्रांड जो था वो मार्केट में इन हुआ, वो मुतारफ हुआ, लोकल कंपनी ने एक नया ब्रांड मुतारफ कराया और हमारी सेल जो थी दैट आवर सेल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, फिर हमारी सेल आहिस्ता कम होने लगी। यानी कि एक नया ब्रांड आने की वजह से उनकी पहले रीजन का पता चला कि वो सेल कम हो गई। They not only offered their product in different weights but also kept its price relatively low to obtain footing in the market. कहता है कि उन्होंने ना सिर्फ प्रोडक्ट के डिफरेंट जो पैमाने थे, डिफरेंट वेट्स के, जैसे केजी के, हाफ केजी के, पाव के पाउच जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए उन्होंने, और बल्कि उनकी कीमतें भी थी वो मार्केट में फुटिंग यानी बहुत लो, नीचे बहुत लो प्राइस थी। दूसरी, एक तो नया ब्रांड आया, फिर उनके मुख्तलिफ वेट आए प्रोडक्ट्स के और उनकी कीमतें भी डाउन थी, इस वजह से उनके जो वीट ऑयल्स था उसमें सेल में कमी आई। अनदर रीजन ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज द intense publicity that they carried out through the print and electronic media. फिर इस नए ब्रांड की वो कहता है कि और रीजन भी ये है पॉपुलैरिटी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसकी तशहीर की। अब रीजन का पता चल गया, अब वो अपनी सिफारिशात पेश करेगा, रिकमेंडेशन देगा कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जो डिक्लाइन आया है इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। तो इन व्यू ऑफ दीज फाइंडिंग आई रिकमेंडेड दैट packing of our product be changed to the fact that it is made not only more attractive but is also offered in different ways. हमारी जो पैकिंग है उसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और डिफरेंट वेट्स की प्रोडक्ट नहीं है हमारी। पहली तो रीज़न ये है कि वो पैकिंग चेंज होनी चाहिए और हमें भी डिफरेंट वेट्स यानी केजी के, हाफ केजी के पाउच में भी प्रोडक्ट के बना के वो ऑफर करनी चाहिए। और नंबर 2, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट बी मेड competitively by keeping them relatively low as compared with the price of other edible oil available in the market. तो दूसरी बात वो कहता है कि जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है वो के मुकाबले हमें लो करनी चाहिए, हमें अपनी कीमतें जो हैं वो डाउन करनी चाहिए। जो इधर लोकल एडिबल ऑयल्स हैं उनके मुकाबले में हमें भी अपनी कीमतें हैं प्रोडक्ट्स की वो डाउन करनी चाहिए। A strong, effective and result-oriented publicity campaign launched by the acquiring services of commercial artists and professional advertisers. तीसरी सिफारिश वो ये पेश कर रहा है कि हमें भी एक मजबूत और जो रिजल्ट ओरिएंटेड पब्लिसिटी है, वह कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो जो कमर्शियल आर्टिस्ट हैं उनको इस्तेमाल करके हमें भी इसकी तशहीर करनी चाहिए। प्राइस की में भी इंट्रोड्यूस टू अट्रैक्ट जनरल कस्टमर्स टू द प्रोडक्ट। चौथी उसने सिफारिश पेश की थी कि मुख्तलिफ किस्म की इनामात की स्कीमें लॉन्च करनी चाहिए जो कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करे, उनको हमारी तरफ वो माइल हों, वो अशिया हमारी खरीदे, जिससे हमारी सेल्स में इजाफा हो जाएगा। तो मैनेजर सेल्स ने ये 4 गुजारिशात और सिफारिशात पेश की और उससे पहले मुख्तलिफ रीज़न जो थी सेल कम होने की वो पेश की, और अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिसाइड करेगी, इन 4 सिफारिशात पर अमल करेगी, तो इस कंपनी की ऑटोमेटिकली जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 रिपोर्ट्स डिस्कस की आज, एक रिवाइज की है और दूसरे सिंध रीजन में कारोबार की अचानक डिक्लाइन आ गया था, कमी वाक़ई हो गई थी, और इस कमी की रीज़न मालूम करने के लिए दूसरी रिपोर्ट की। होप कि आप दोनों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, इनकी बात तैयारी कर लीजिएगा, डिज़ाइन में वो एक रिपोर्ट भी बात दे देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।